चुलबुली बहन विशाखा की शादी कुछ ही दिनों पहले कार्तिक नाम के एक लड़के से दुर्गापुर गांव में होती है। विशाखा अपने ससुराल में बहुत खुश होती है। एक बार विशाखा उदास बैठी होती है तो उसकी सास उसे आकर पूछती है, अरे बहू, तू इतनी शांत क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, घर की याद आ रही थी। एक काम करना बेटा, अपनी छोटी बहन को बुला ले, तेरा मन भी लग जाएगा है। विशाखा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बहन शिखा को फोन करके बुला लेती है। शिखा विशाखा के ससुराल आ जाती है। ती, कैसी हो आप? अरे आ गई तू, मैं तो एकदम ठीक हो गई। शिखा पूरे परिवार से मिलती है। नमस्ते जीजू, कैसे हो आप? अरे बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। अरे कुछ नहीं जीजू। अरे आपकी शर्ट पर कॉकरोच है? कहाँ है? सॉरी जीजा जी। शिखा, आते ही तूने शैतानी शुरू कर दी, चल कमरे में। अगले दिन विशाखा रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वहां शिखा आकर उसे पीछे से डरा देती है। वो! विशाखा डर जाती है और शिखा हंस पड़ती है। तू पागल है क्या शिखा? अभी मेरे हाथ से सब्जी गिर जाती ना। अरे दी, आपको क्या हो गया है? शादी से पहले तो कितनी मस्ती करती थी और अब एकदम बोरिंग हो गई है आप। ऐसा कुछ नहीं है शिखा, वो तो शिखा, चूहा कहाँ है? दीदी 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 दीदी, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। कहाँ है चूहा? देखा शिखा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मस्ती करना भी नहीं। सच में दीदी, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती है। तभी शिखा को एक आइडिया आता है। दी, क्यों ना आज हम इन सबको डराए? नहीं नहीं शिखा, ये मेरा ससुराल है, यहाँ लोग मजाक में नहीं लेंगे तुम्हारी बात को। अरे दी, तुम भी ना कितना सोचती हो। रात में जब सब सो रहे होते हैं कि अचानक से विशाखा की सास को पायल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आंगन में आकर देखती है तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। अरे कौन है इतनी रात को? वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि सफेद साड़ी में एक औरत घूम रही है। वो डर जाती है और भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वो औरत और कोई नहीं पर शिखा होती है। सास को डरा हुआ देख शिखा जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन शिखा ये बात विशाखा को बताती है। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था शिखा, ये मेरा ससुराल है और तू यहाँ ऐसे मजाक नहीं कर सकती। किसी को पता चल गया ना तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा दी, मैं तो सोच रही हूँ कि आज अच्छे से मेकअप भी कर लूँ तो और ज्यादा मजा आएगा। शिखा वहां से चली जाती है और विशाखा की सास ये सब सुन लेती है। ओह, तो ये सब शिखा का करा धरा है। रात में जब पूरा घर सो रहा होता है तो शिखा फिर से मेकअप करके आती है और पायल की आवाज़ फ़ोन से बजाकर टहल रही होती है घर में। तभी उसके ससुर आ जाते हैं। शिखा जैसे ही उनको डराती है वो अचानक से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शिखा ये देखकर डर जाती है। अरे अंकल जी, क्या हो गया आपको? दी, जीजू, जल्दी आओ। अंकल जी उठिए ना। सारे घर वाले वहाँ आ जाते हैं। अरे पापा, क्या हो गया आपको? क्या हुआ शिखा, ये बेहोश कैसे हो गए? अरे तूने डराया क्या इन्हें ये चुड़ैल जैसा मेकअप करके हैं? आंटी जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तुझे पता है ये दिल के मरीज हैं। हे भगवान, इन्हें तो दिल का दौरा पड़ गया है। शिखा घबरा जाती है। क्या दिल का दौरा? तेरी वजह से आज इनकी ये हालत है। इन्हें कुछ भी हुआ ना तो तू जेल जाएगी, समझी? शिखा रोने लगती है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, अंकल को कुछ नहीं होगा।
तभी ससुर को छींक आने वाली होती है। वो छींक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें छींक आ जाती है और उनकी आँख खुल जाती है। अंकल, आप ठीक तो है ना अंकल? ससुर और सास हंसने लगते हैं। क्यों बेटा, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है क्या? है? तो क्या पापा बेहोश नहीं हुए थे? अरे नहीं नहीं, मैंने ही प्लान बनाया था ये। पर क्यों माँ? क्योंकि विशाखा को लगता है कि ये उसका ससुराल है, उन्हें ऐसी मजाक वाली बातें पसंद नहीं आएगी। पर उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये दोनों बहनें शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी। बहू की बिगड़ी माँ। अब मेरी बेटी का घर है, मतलब मेरा ही घर है ना, क्या आप भी समझन जी? हाँ हाँ, वो बात भी सही है आपकी। ये तो आप ही का घर है, जब चाहे मुंह उठा के आ जाया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कहानी है त्रिवेणी की, जिसकी बेटी मालविका की शादी अर्जुन से होती है। अर्जुन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और अर्जुन और मालविका को कॉलेज से ही एक दूसरे से प्रेम होता है। अपनी बेटी महलों में ब्याही गई है, इस बात का पूरा फायदा उठाती है त्रिवेणी, क्योंकि त्रिवेणी को पहले से ही चोरी करने की आदत होती है और अब वो अपनी बेटी मालविका के ससुराल में बार बार जाकर चोरियां करना शुरू कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है इस बिगड़ी हुई माँ की कहानी। मम्मी, सासू माँ, ये लीजिए नाश्ता। माँ, ये बिस्किट्स आप मत खाइए, ये शुगर फ्री बिस्किट्स सासू माँ के लिए हैं, इन्होंने खास विदेश से मंगवाए हैं। अरे रहने दो मालविका बहू, पूनम रायचंद का दिल बहुत बड़ा है। मैं गरीबों को इतना दान करती हूँ तो क्या अपनी समधन को एक बिस्किट नहीं दे सकती? जस्ट किडिंग समधन जी। और हाँ मालविका बहू, आइंदा से तुम ये नौकरों वाले काम बिल्कुल मत करना। इन सब के हाथों में क्या मेहंदी रची है? मालकिन, वो पिछली बार सोने और चांदी के बर्तन हमसे टूट गए थे, इसलिए हमें बड़े साहब ने रसोई का काम करने से मना किया है। अरे चिल चिल, हम रायचंद हैं और इस महल में ऐसे हजारों सोने और चांदी की चीजें हैं, टूटती है तो टूटने दो, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब सुनकर त्रिवेणी के मन में लालच का प्रकोप जाग उठता है और वो मन ही मन पूरे महल को निहारते हुए कहती है, हाय, अब जब ये पूनम रायचंद अपनी जुबान कह रही है, फिर तो इस घर पे भी हाथ साफ करना ही पड़ेगा। अपनी बेटी का ससुराल है तो क्या हुआ, इसमें कोई लाज शर्म नहीं, उल्टा मैं तो भाग्यवान हूँ कि मेरी बेटी एक महल की बहू बनी है। त्रिवेणी अब रायचंद मैंशन में रोजाना आना शुरू करती है और वो चुपके से पूनम के कमरे में घुसकर उसकी अलमारी से उसकी साड़ियाँ और गहने चुराती है और अपने बैग में लेकर पीछे के गेट से रफू चक्कर हो जाती है। पूनम जब हॉल में आती है तभी, अरे मालविका बहू, समधन जी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। सासू माँ, वो मम्मी को ना आज मंदिर जाना था, आज कोई बड़ी पूजा है वहाँ, इसलिए वो चली गई। पूनम जब अपनी साड़ियाँ और गहने गायब दिखती है तो, ओफो, लगता है फिर से मैं अपनी साड़ियाँ और गहने कहीं रख कर भूल गई। लगता है लॉन्ड्री में गई है साड़ियाँ और गहनों को पॉलिशिंग के लिए दिया होगा। पूनम को भूलने और लापरवाही की आदत थी और कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाए तो वो उसका कसूर अपनी लापरवाही पर थोप देती, जो कि सच नहीं था। ये बस पूनम के मन का भ्रम था। ऐसे ही त्रिवेणी कभी रसोई में से चांदी और पीतल के बर्तन, कभी महल के मंदिर में से महंगी मिठाइयाँ, कभी कोई फ़ोन, कभी कोई घड़ी, तो कभी तिजोरी से पैसे चुराती रहती और महल में कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगती। एक बार, अरे ये क्या मालविका, हमारी तिजोरी खाली और खुली क्यों है? इसका मतलब घर में चोरी हुई है। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारा हमारे कमरे ऊपर ध्यान नहीं रहता है क्या? ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो आप अर्जुन? मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे कंधों पर दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं। अब क्या मैं कुर्सी लगाकर कमरे में बैठकर चौकीदारी करती रहूँ? वही रह गया है क्या?
पूरे महल के हाउस कीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी को एकत्रित किया जाता है और सबकी तलाशी ली जाती है। पूनम को अब समझ में आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि महल की काफ़ी चीज़ें भी गायब हो रही थी। पूनम का पति इंद्रेश कहता है, अरे पूनम, तुम खामखा अपने आप पर भुलक्कड़ होने का, लापरवाही होने का शक कर रही थी, जबकि चोरियां सिर्फ हमारी ही नहीं पूरे महल की चीज़ों की चोरी हो रही थी और मालवी का बहू और अर्जुन की भी कई सारी चीज़ें गायब हुई हैं। महल में सिक्योरिटी इंचार्ज बोलता है, बड़े साहब, हमने ये बात आपको बताने की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप शहर के बाहर थे और मालकिन जी भी दिन भर बाहर रहती थी, तो बता ही नहीं पाए। महल में छोटी सी छोटी चीज़ें भी चोरी हो रही है। ये बात तो अब बहुत गंभीर हो गई है और तगड़ी सिक्योरिटी तैनात कर लो, लेकिन अब इस घर में कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तभी वहाँ पे त्रिवेणी आ जाती है। क्या हुआ दामाद जी, और आप सब इतने चिंतित और परेशान से क्यों नजर आ रहे हो? कोई समस्या आन पड़ी है क्या? हाय हाय। अर्जुन त्रिवेणी को आए दिन होने वाली चोरियों के बारे में बताता है और त्रिवेणी थोड़ी सी घबरा भी जाती है। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बात! आम सी बात है, हमारे गली मोहल्लों में ना इतनी सारी चोरियां होती है, तो फिर ये तो एक राजमहल ठहरा। चिंता मत कीजिए आप सब, कड़ी सिक्योरिटी कर दीजिए। मतलब क्या, चोर और चौकन्ना हो जाएगा और कम चोरी करेगा। क्या मतलब है आपका समधन जी? हाय हाय, अरे गधेड़ी बेवकूफ त्रिवेणी, ये क्या बोल रही हो? बैल, मुझे मार जैसी समस्या खड़ी मत कर त्रिवेणी। समधन जी, किस सोच में डूब गई आप? अब कुछ भी तो नहीं समधन जी, समधी जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप अपना सारा सामान सहेज के छुपा के रखिए, इसमें भलाई होगी आपकी। पूनम को त्रिवेणी के इस व्यवहार पर थोड़ा सा शक आ जाता है। त्रिवेणी अब से रायचंद मैंशन में आना जाना कम कर देती है अपने घर में। बस अब अपना अगले कुछ दिनों तक का स्टॉक तो मैं भर लाई हूँ। अब वहाँ रायचंद मैंशन में मामला काफ़ी गर्म है। जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, मैं वहाँ तीज त्योहारों में ही आया जाया करूँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो चाहे मैं एक चम्मच ही क्यों ना लूँ, उसे भी चोरी करने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। और बेवकूफ रायचंद, उन्हें तो पता भी नहीं कि आस्तीन का सांप रोज उनके घर में आकर चोरी करके जाता है। बेचारे जितने माला माल हुए उतने ही कंगाल भी हो गए। महल में एक नौकर पूनम के पास जाकर उससे कहता है, मालकिन, मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो दरअसल छोटी मालकिन की मम्मी यानी कि त्रिवेणी जी को मैंने अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा था। क्या? तुम घन चक्कर हो क्या? तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। मुझे वैसे भी उस सो कॉल्ड समधन जी त्रिवेणी पर शक तो आ ही रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रही थी मैं आपको ये बात पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आप मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करते। और तो और त्रिवेणी जी इतनी चालाक हैं कि उन्होंने महल की उन्हीं जगहों पर चोरी की है जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अब देखना मैं क्या चक्रव्यूह रचाती हूँ। अब मैं हमारा पुश्तैनी हीरे का हार सरेआम हॉल में रख दूंगी और जैसे ही वो त्रिवेणी उस हार को चुराएगी तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगी। पूनम की इन सब बातों को मालविका कमरे के बाहर ही सुन लेती है और वो अत्यंत हैरान और स्तब्ध हो जाती है। मालविका फौरन अपनी माँ त्रिवेणी को फ़ोन लगाती है। मम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी ही बेटी के ससुराल में इतनी सारी चोरियां की। वेरी बैड मम्मी। सासू माँ को आपकी इन काली करतूतों के बारे में सब पता चल चुका है। मालविका बेटा, ये तो क्या करी है? मैंने कोई चोरी चकारी नहीं की यार। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बाय। मालविका इतना कहकर फ़ोन कॉल कट कर देती है। त्रिवेणी अब पूरी तरह डर चुकी थी। वहीं रायचंद मैंशन में पूनम हॉल में खुले आम पुश्तैनी हीरे का हार रख देती है और त्रिवेणी को न्योता देने के लिए फ़ोन लगाती है। त्रिवेणी पूनम का कॉल देखकर कांपने लगती है। पूनम रायचंद का कॉल, मेरी तो आज शामद है। अरे, आज सूर्योदय किसी और दिशा से हुआ है क्या? त्रिवेणी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। खैर,
वो वैसी भी आज आने ही वाली थी 2 बजे तक। अपने आप आएगी और सारी चोरी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगी। पूनम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सभी नौकर भी भोजन करने जाते हैं। तभी वहाँ पर बालकनी से एक चोर आता है और वो पुश्तैनी हीरे का हार चुरा कर ले जाता है। और बाद में जब पूनम ये सीसीटीवी में देखती है तब ये क्या? ये तो एक आदमी चोर है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? तभी पूनम का फ़ोन बजता है और उसे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें त्रिवेणी का वीडियो होता है। क्यों समधन जी, आपको क्या लगा आप मुझे पकड़ लोगी? लेकिन मैं तो चली 7 समंदर पार। अब आप मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी। मेरी मालविका का ख्याल रखना और अपने सामान का भी। त्रिवेणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! पूनम गुस्से में फ़ोन पटक देती है और वहाँ त्रिवेणी एरोप्लेन में उड़कर सारा चुराया हुआ सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। बहू के सवाल। प्रतिभा को बचपन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है, जिसके चलते मम्मी पापा उसे किताबें ला कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जगह गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ़ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है। ओ बहू, कहाँ है? जरा जल्दी इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आ गिरा जो इतनी हबड़ तबड़ में बुलाया? अरे आसमान का तो पता नहीं, पर इसकी छत जरूर गिरेगी। कितनी बार बोला है कि इसे रिपेयर करा लो। मम्मी जी, ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है? हे भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे केबीसी खेलना है। अरे तू अपने सवालों का टोकरा अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा। वो आलसी, उनके भरोसे रही तो छत पक्का गिरेगी। इससे अच्छा है कि जल्द जवाब ही दे दो। प्रतिभा की बात सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिभा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और मती मारी गई थी जो इस सवालों की दुकान को घर ले आई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, आजा, सब तेरी वजह से तो हुआ है। पूरी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया। अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिभा ने? इस पर सास अभय को प्रतिभा का सवाल बताती है, जिसे सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, प्रतिभा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है। ओ हाँ हाँ, चल अब दफा हो, आलसी कहीं का। इस पर अभय के वहां से जाते ही सास प्रतिभा के पास जाकर उसे जवाब दे देती है, जिसे सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छत की रिपेयरिंग का काम करा देती है। मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना मम्मी जी के बस की तो बात है नहीं। कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे ये कभी नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगी। अब देखो। इसके बाद तो जैसे बात प्रतिभा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास से बदला लेने का मौका ढूंढने में जुट जाती है। एक दिन, आज ना हमें पड़ोस वाले शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है, तो अपने सवालों को घर पर ही छोड़कर जाना, समझी? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना प्रतिभा वहां से चली जाती है और रात को शर्मा जी के घर पहुंचते ही उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है। पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही होंगी ना। अच्छा तो बताओ, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिरी, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, क्यों? बच्चे की बात सुनकर शर्मा जी सिर खुजाते बैठ जाते हैं। अब अरे बच्चा, जाओ खिलौने से खेलो, जाओ जाओ। क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता तो बच्चे को भेज रहे हैं? अरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गए, डिनर करते हैं ना।
अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी। क्योंकि वो लड़की आखिरी सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मिल गया जवाब। अब कोई बदतमीजी या सवाल नहीं। अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताते थे? क्यों, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस। तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 12। 2 जनवरी, 2 फरवरी एंड कंटिन्यूड। ज्यादा तेज हो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छुए बिना पकड़ सकते हो? बात। 2 माँ और 2 बेटी पिज्जा खाने गई। सबने एक एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ 3 स्लाइस ही खा पाए। कैसे? क्योंकि उनमें एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी यानी कि मदर, और फिर उनकी बेटी। हो गई 2 माँ और 2 बेटी। मिल गए 3 स्लाइड का हिसाब। अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो। अपने आप को अगर इतना ही तेज समझती हो तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है? कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे कभी गूगल छोड़कर ढंग की किताबें पढ़ी होती तो पता होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वजह से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर देती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है, देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था। बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो। ज्ञान नहीं, जवाब दो। सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा दूध माँ का है, क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी जुबान में होती है। अगर जुबान से अच्छा बोलोगे तभी तो लोगों से जुड़ पाओगे, उनके मन और जीवन में घर कर पाओगे। अभी भी ज्ञान ही दिया, लेकिन ऐसा जो मेरे पास नहीं था। सॉरी, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, और ना ही किसी ने समझाया। पर अब वादा करती हूँ, गूगल से ज़्यादा किताबों में समय लगाऊंगी, और जो भी सीखूंगी उससे शो ऑफ नहीं करूंगी, लोगों की हेल्प करूंगी। ये कहानी लगभग हर घर की है, जहाँ शादी के बाद लड़के की माँ और लड़के की बीवी को ये असुरक्षा हो जाती है कि कहीं उनका पलड़ा लड़के के सामने हल्का ना पड़ जाए। ऐसे में चालाक बहू सास को कैसे देती है जवाब, चलिए देखते हैं इस कहानी में। सौम्या और उसकी सास एक दूसरे से जलन की भावना रखती। दोनों के बीच सिर्फ कंपटीशन था कि आखिर शेखर है किसका। शेखर यानी सौम्या का पति और कंचन बहन का बेटा। एक दिन सौम्या अपने कमरे में शेखर से फोन पर बात कर रही थी। हेलो शेखर, मैं ना आज सारा दिन घर का काम काज करके थक गई हूँ। क्यों ना शाम को किसी क्लब में चले? ओके बेबी। कमरे के बाहर कंचन बहन सौम्या और शेखर की सारी बात सुन लेती हैं। बड़ी आई मेरे बेटे को लेकर क्लब जाने वाली। शाम को तो वो मेरे साथ मंदिर जाएगा। शाम को शेखर जल्दी वापस आता है और सौम्या भी शानदार ड्रेस पहनकर तैयार रहती है। अरे शेखर बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा, लगता है मेरी कमर में लचक पड़ गई है। हाय, मैं तो मर गई। अरे माँ, क्या हुआ? मेरी तो सौम्या से बात हुई थी, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी शॉर्ट चमकीली ड्रेस में फुल मेकअप में सौम्या वहां आ जाती है। सौम्या, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? माँ की कमर लचक गई है। जल्दी चलो, हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। लेकिन माँ अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी। हाँ, मैं तो नखरे कर रही हूँ ना।
नहीं नहीं माँ, सौम्या का ये कहने का मतलब नहीं था। चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। सौम्या परेशान सी माँ की तरफ देखती है। शेखर माँ को पकड़कर कार की तरफ ले जाता है कि तभी कंचन सौम्या की ओर देखकर आंख मारती है। कंचन सौम्या की तरफ शरारती हंसी हंसते हुए कहती है, सौम्या बेटा, जरा खाने में कुछ चटपटा बना लेना। मैं शेखर के साथ डॉक्टर के बाद मंदिर जाऊंगी और हमें आने में देर हो जाएगी। शेखर और कंचन जैसे ही कार में बैठने जाते हैं, सौम्या वहां आ जाती है। शेखर, मुझे ना माँ की बहुत चिंता हो रही है। क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? खाना मैं घर आकर बना लूंगी। वाह सौम्या, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें माँ का कितना ख्याल है। सौम्या कंचन की ओर देखते हुए, आखिर तुम्हारी माँ मेरी माँ भी तो है। अरे नहीं सौम्या बेटा, तुम परेशान ना हो। अरे माँ नहीं, सौम्या भी आपके ठीक होने तक परेशान ही रहेगी और उसका मन भी काम में नहीं लगेगा। चलो सौम्या, तुम भी साथ चलो। सौम्या पार्टी की ड्रेस में ही शेखर के साथ कार के सामने सीट पर सवार हो जाती है। कंचन रास्ते में कहती है, अरे शेखर, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या हुआ माँ? बेटा, मेरे कमर की लचक तो मानो गायब ही हो गई। सौम्या तो समझ चुकी होती है, लेकिन वो शेखर के सामने अनजान बन जाती है। माँ, ये तो सच किसी चमत्कार से कम नहीं। आपको तो ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। शेखर, चलो हम माँ को सिविल लाइंस के हनुमान मंदिर ले जाते हैं। और देखिए ना, आज मंगलवार भी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन सौम्या, मैं तो ऑफिस से सीधे यहाँ आ गया हूँ। मैंने तो हाथ मुंह भी नहीं धोए। मैं मंदिर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं शेखर, मैं और माँ भगवान का शुक्रिया अदा कराएंगे। चलो अच्छा ही है, ये मेरे साथ रहेगी और मैं मंदिर के भी दर्शन कर लूंगी। रही बात शेखर की, तो अच्छा ही है। अगर वो मेरे साथ नहीं तो इस सौम्या की बच्ची के साथ भी नहीं रहेगा। मंदिर के बाहर काफी भीड़ देखकर कंचन और भी खुश हो जाती है। दर्शन करने में कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। माँ, यहाँ पर तो काफी भीड़ है। यहाँ काफी वक्त लगेगा। चलो यहाँ कल आ जाएंगे। नहीं बेटा, मैं यहाँ से हनुमान जी का शुक्रिया अदा किए बिना नहीं जाऊंगी। वैसे भी मेरा आज सारा दिन का उपवास है। दर्शन करके ही मैं कुछ खाऊंगी बेटा। ये कहकर कंचन कार से उतर जाती है और सौम्या से कहती है, चलो सौम्या, दर्शन कर आए। माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैं ऐसे कपड़ों में मंदिर कैसे जा सकती हूँ? अरे सौम्या, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये कपड़े तो काफी छोटे हैं। मंदिर में पहनकर जाना ठीक नहीं रहेगा और बिना दर्शन किए माँ कुछ खाएगी नहीं। अब क्या करें? अरे करना क्या है, माँ दर्शन कर ले, हम यही कार में माँ का इंतजार करेंगे। माँ, अब मंदिर में दर्शन करें, तब तक मैं और सौम्या पास के होटल से कुछ खाकर आते हैं। और हाँ, आपके लिए भी पैक करवा लेंगे। फिर क्या था, निराश चेहरा लिए कंचन मंदिर चली जाती है। सीख, चालाकी उतनी ही अच्छी है जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, वरना कभी कभी ज्यादा चालाकी नुकसान का कारण भी बन जाती है।